हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ब्रिटिश इंडिया में आकर एक ट्रेडर से एक रूलर्स के रूप में डेवलप होते हैं और उनके द्वारा वो क्या जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ किया गया, जिसके कारण से ब्रिटिश जो है यूरोपियंस के एक मेन पावर के रूप में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो सफल हो पाते हैं। सो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे जो है यहाँ पर ब्रिटिश यूरोपियंस अदर जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स है उनको साइडलाइन करते हुए मेन जो यूरोपियन पावर्स बनते हैं। देन डिफरेंट जो टेरिटरीज है, डिफरेंट जो रूलर्स हैं, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो आपके जो बंगाल वाले जो रीजन्स है, उसको किस तरीके से वो अपने अंडर कंट्रोल में लेते जाते हैं। सो अब वो अपने अंडर कंट्रोल में लिए तो उनके द्वारा वो क्या जो तरीके अपनाए गए, वो कैसा उनका प्लानिंग था जिस कारण से वो इतने ज़्यादा सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो स्ट्रेटजीज है वो आपको देखने को मिल रहा है कि सब्सिडरी अलायंस। वो क्या करते थे कि जो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि जो उस समय वेस्ली जो थे, जो गवर्नर जनरल इंडिया के 1798 से लेकर आपके 1805 के बीच वो गवर्नर जनरल इंडिया के थे। तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो वो इम्पोर्टेंट इंडिया का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पावरफुल एम्पायर जो है, पावरफुल जो कोई यूरोपियंस रहे, तो वो चाहते थे कि वो सिर्फ ब्रिटेन ही रहे। सो उनके द्वारा जो ऐसी जो पॉलिसीज़ अपनाई गई जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन जो एम्पायर है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आते गए। तो उसने आपके जो अधिकांश जो एरिया है, जो ब्रिटिश पावर है, उनके द्वारा सब्सिडरी जो अलायंस के थ्रू जो डिफरेंट जो रूलर्स है इंडियन जो वेरियस जो स्टेट्स के, उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। अब जो सब्सिडरी अलायंस की बात की जाए तो आखिर वो होता क्या चीज़ है, व्हाट इज अ सब्सिडरी अलायंस। So in the subsidiary alliance system, an Indian ruler had to maintain British troops in his states, either by giving some of his territories or by paying for the maintenance of the troops. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ये होता है कि जो इंडियन जो स्टेट्स है, इंडियन जो रूलर्स है, वो अपने यहाँ क्या ब्रिटिश जो ट्रूप्स है उसको मेंटेन करेंगे, यानी उनके यहाँ जो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनके तरफ से लड़ने के लिए कौन होगा, ब्रिटिश ट्रूप्स रहेंगे वहाँ पर। और उसके एवज में उसको क्या देना है, या तो फिर जो कुछ जो उनके जो टेरिटरीज के कुछ जो पार्ट्स हैं वो ब्रिटिश को दे देंगे जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उनको इनकम हो सकता है, या तो फिर जो जितने ट्रूप्स हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए उतने अमाउंट्स में जो पेमेंट्स हैं वो ब्रिटिश को करेंगे। सो इस सिस्टम से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश को जो लार्ज अमाउंट्स में जो लार्ज जो आर्मी है मेंटेन करने में हेल्पफुल हुआ। उसको तो कुछ करना नहीं था, बस उसके नाम से ही जो ब्रिटिश आर्मीज है वो हुआ करते थे और उनके ऑर्डर से ही वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो फॉलो करते थे। साथ ही साथ ये क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स है वो एक ऐसी ट्रीटीज, यानी इसके बीच जो एक समझौता हुआ कि जो वो जो अनदर जो पावरफुल और जो अदर जो रूलर्स है जिनके यहाँ ब्रिटिश जो आर्मी मेंटेन करके रखे, उनके साथ वो आपस में नहीं लड़ेंगे। सो यहाँ पर एक समय ऐसा हुआ कि जो उस एरिया के जो राजा हैं, रूलर्स हैं उस स्टेट के, उनको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लगा कि इससे एक फ़ायदा है कि जो अदर जो रूलर्स हैं वो उसके एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में नहीं कर पाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में इस जो आपके जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, साथ ही साथ निज़ाम ऑफ अवध के भी वो इसी सिस्टम में थे, बट उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था, बट वो खुद की जो अपनी सिक्योरिटी है उसको वो हार गए थे। देन बाद में आपके जो मराठास हैं वो जो थर्ड मराठा वार के बाद भी आपके वो भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या हो गए, शामिल हो गए, और लास्ट में आपके मोस्ट जो राजपूत जो स्टेट्स थे वो भी सब्सिडरी अलायंस में शामिल थे। देन नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी थी उसको एनेक्शन, यानी वो जो एनेक्स कर लेते थे किसी भी जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, रूलर्स वहाँ के उसको वीक दिखते थे, या फिर वो ऐसा जो मिस गवर्निंग सिस्टम वहाँ पर उस एरिया में जो डेवलप करवा देते थे, जिसके कारण से उस रीजन्स को बताते हुए उस एरिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो एम्पायर है वो अपने एरिया में शामिल कर लेते थे। सो
एनेक्शन मीन्स क्या होता है, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ नेबरिंग टेरिटरीज यूजुअली विद द यूज ऑफ फोर्स, यानी कोई जो अपने पड़ोस के जो एरिया है उसको ताकत के दम पर उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना। तो इसमें भी वेस्ली जो थे वो क्या थे कि जो ट्रेवेंकोर और सूरत और जो कर्नाटिक है उसको इसी तरीके से, कर्नाटिक के जो फर्स्ट जो आपने डिफरेंट जो कर्नाटिक जो वार देखे उसमें वो कहीं ना कहीं ताकत के दम पर ही जो फ्रेंच के जो अंडर कंट्रोल वाले एरिया थे उसको वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। तब जो एनेक्शन है यहाँ पर जो एनेक्स करते हैं तो उसके कुछ जो स्टेज होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेज में आपको देखने को मिल रहा है कि प्रोटेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडियन रूलर, यानी जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं करके वो कह रहे हैं इंडियन रूलर्स को, जैसे सब्सिडरी लाइन सिस्टम में देखा था वहाँ पर वो सिस्टम रन करवाते हैं। देन वो पूरा का पूरा जो वर्चुअल जो कंट्रोल है, यानी जो आर्मी का कंट्रोल उसके पास है तो कहीं ना कहीं वो पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है। सो वही ब्रिटिश करते थे। देन ओवर टाइम में क्या होता कि टाइम के कुछ समय बाद वो क्या कर देते थे, रूलर जो है अपना खुद का आर्मी वो मेंटेन करने के लिए बंद कर देते थे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश आर्मी होती है। सो वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी उनके पास कोई आर्मी नहीं होता है। देन वो जो मेंटेनेंस करते हैं ब्रिटिश ट्रॉप का, सो वो जो रूलर्स को अपने जो पीपल्स है, अपने जो लोग हैं, अपने एरिया से ज़्यादा टैक्स लेना पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज जो है ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। सो उससे कहीं ना कहीं लोग जो है रूलर्स से ज़्यादा क्या हो जाते थे, खफा हो जाते, उससे नाराज़ हो जाते थे, जिसके कारण से वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर्स है उसका जो सिचुएशन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और कहीं ना कहीं उस रीजन्स को बताते हुए कि यहाँ पर इस एरिया में राजा के द्वारा मिस रूल किया जा रहा है, सही से शासन नहीं चल रहा है, वो सही से नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा बताते हुए उस एरिया को ब्रिटिश जो है अपने अंडर कंट्रोल में एनेक्स कर लेता है, उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। तो ये जो सेकंड जो स्ट्रेटेजी थी। देन थर्ड जो ये स्ट्रेटेजी थी कि द डिक्टोरियन ऑफ लैप्स। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जो इंडिया में ट्रेडिशनली ऐसा सिस्टम था कि अगर किसी जो रूलर्स के यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है तो अपने रिलेटिव से या फिर कहीं से वो कोई भी जो चाइल्ड है उसको अडॉप्ट कर लेता था, यानी वो उसको गोद ले लेता था किसी बच्चे को। तो ये जो सिस्टम है, जो एडॉप्टेड जो चाइल्ड है उसको जो ब्रिटिश जो एम्पायर है वो रिकॉग्नाइज करने से उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर देता है कि ये आपका खुद का संतान नहीं, आपका खुद का जो चाइल्ड नहीं है, उसके कारण से आपको आपकी जो शासन है, आपके जो गवर्नमेंट, आप रूलर्स हो, तो आपके जो वो जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके हाथों में आपका जो एम्पायर है वो नहीं जाएगा। सो यहाँ पर when the rulers of a subsidiary or protected state died without a natural heir, the state could not pass to the adopted child but was annexed to ब्रिटिश टेरिटरीज, यानी एडॉप्टेड चाइल्ड के पास नहीं जाता था, उसको जो ब्रिटिश जो है अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते, अपने कब्जे में कर लेते थे, उसको हड़प लेते थे। सो सतारा है 1848 में उस तरीके से किया गया, उसको अपने अंडर कंट्रोल में। नागपुर है उसको 1854 में, और लास्ट में झांसी 1854 में। इसके बारे में, झांसी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में आप बेहतर तरीके से स्टोरी में, वीडियोज़ में आप लोग देखे हैं, बुक्स में रीडिंग भी किए हैं। सो ये आपके जो कुछ जो सिस्टम है। देन आपका फाइनल जो आता है कि द ब्रिटिश कंप्लीट देयर कॉन्क्वेस्ट, यानी इतने सारे एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में लेने के बाद भी कुछ जो ऐसे एरियाज जो हैं वो बचे हुए थे, उसको पूरा जो कंप्लीट अपना जो क्या है कॉन्क्वेस्ट है, उस एरिया को पूरा अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए ब्रिटिश जो है कुछ जो बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पर टर्न आउट कर देते हैं। सो जो पेरीफेरियल जो स्टेट्स है जिसमें आपके जो सिख वाले एरिया आते थे, जैसे यहाँ पर आपको देखेंगे पंजाब का जो एरिया था जहाँ पर सिख्स जो है रूलिंग थे, सो उस समय द एंग्लो सिख्स वार है वो लड़ा जाता है। अब सिख्स के बारे में आप लोग पहले जानते हैं, प्रीवियस जो क्लास 7 में आपने उसके बारे में पढ़ा था। कहीं ना कहीं जैसे ही मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है, जो सिख का जो है वो अपना पावरफुल एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं 18वीं सेंचुरी में, और उसके मेन जो लीडर्स होते हैं वो रणजीत सिंह होते हैं। रणजीत सिंह का जो फ्रेंडली जो रिलेशन है वो ब्रिटिश के साथ बना रहता है। बट जैसे ही रणजीत सिंह का डेथ होता है, कब होता है 1839 में। सो वो जो पंजाब वाला एरिया है वो खालसा, जो उस समय जो सिख आर्मी थे उनके अंडर कंट्रोल में आता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और खालसा का जो ट्रस्ट है, खालसा का जो रिलेशन है वो ब्रिटिश के साथ उतना बेहतर नहीं था। वो जो है ब्रिटिश को
ट्रस्ट नहीं करते, उनका डिस्ट्रस्ट था। इस कारण से 1845 और 1846 में जो फर्स्ट जो एंग्लो सिख वार है वो लड़ा जाता है, वो फॉट होता है, जिसमें सिख है वो डिफीट हो जाते हैं और जो रिवर जो बेस रिवर है और जो सतलज रिवर है उसका जो एरिया है वो ब्रिटिश अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं होता है कि फिर से जो इनके बीच लड़ाई होती है, ब्रिटिश और सिख के बीच जो मुल्तान वाला जो एरिया है उसके लेकर लड़ाई होती है। तो लॉर्ड जो डलहौजीज हैं वो कहीं ना कहीं उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वार कर देते हैं। और ये जो आपका जो वार डिक्लेयर किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वो सेकंड एंग्लो वार जो है लड़ा जाता है 1848 टू 1849, जहाँ पर सिख जो है पूरी तरीके से वो डिफीटेड हो जाते हैं, उनकी हार हो जाती है और पंजाब है वो ब्रिटिश स्टेट के अंदर में चला जाता है। और जो रूलर थे ड्यूलिप सिंह, उसका पेंशन जो है वो भी ऑफ कर दिया जाता है, पेंशन उनको दिया जाता था वो भी ख़त्म हो जाता है। और फाइनली आपके जो सिख का जो एरिया है वो भी ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चला जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है द एनेक्शन ऑफ अवध। ये जो अवध का जो 1857 में उसको अंडर कंट्रोल में लिया जाता है ब्रिटिश का, यही एक जो मेन रीजन होता है जिसको आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो रिवोल्ट्स ऑफ 1857 का। सो यहाँ पर क्या वो मेजर इवेंट्स हुए, तो जो आफ्टर अ बैटल ऑफ बक्सर, जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो में आपने देखा कि जो बक्सर की जो लड़ाई होती है वहाँ पर अवध को जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो यानी इलाहाबाद की जो संधि है वो साइन करना पड़ता है। वहाँ पर कुछ जो एरिया है ब्रिटिश अपने पास रखते हैं, फिर जो कुछ जो एरिया है वो आपके जो रॉयल जो फैमिली है उसको बैक कर दिया जाता है। बट 1801 में क्या होता है, जी सेकंड जो ट्रीटी है, एक और जो समझौता है, दूसरा जो समझौता होता है, उस टाइम वेस्टलैंड जो होते हैं उसके द्वारा हाफ अवध का जो हाफ पार्ट है वो उसको पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है और कुछ जो बचे हुए जो एरियाज है उसको अवध के जो उस समय के जो प्रिंस थे उनको दे दिया जाता है। बट 1856 में जैसे ही डलहौजीज आते हैं उसके द्वारा अवध को बिना किसी प्रॉपर प्रोवोकेशन के, बिना किसी रीजंस के ही उस एरिया को उस ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में ले लिया जाता है। उस समय के जो रूलर, उस समय वाजिद अली शाह थे, उसको डिपोज कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और पूरा का जो पूरा अवध का एरिया है उसको अंडर कंट्रोल में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे इस जो ब्रिटिश एक्ट है उसको जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली उसका जो निंदा किया गया, उसको जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कोई आए और आपको बिना किसी रीजन कुछ बताए आपको एक तमाचा मार दे, चांटा मार दिया आपको या फिर आपको कुछ बोल दिया, तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या तो फिर आप उस पर तमाचा मारेंगे या तो फिर आप उसको बुरा भला बोलने जाएंगे। तो यही होता है कि बिना किसी रीजंस के ये अवध का जो एरिया है उस समय वहाँ पर रूलर थे वाजिद शाह अली, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है और अवध का एरिया को उनके अंडर कंट्रोल में ले लिया जाता है। सो यही जो है मेन जो कॉजेस था, मेन जो कारण था जिसके कारण से कहा जाता है कि 1857 का रिवॉल्ट्स हुआ था। अब यहाँ पर 1856 की जो स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं होल जो इंडिया है, मेन जो एरिया है इंडिया का, वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गया था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारे पास कि एक जो क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा डाउट आना चाहिए कि हमारा जो इंडियन जो रूलर्स था वो इतने पावरफुल थे, इतने ज़्यादा कैपेबल थे, जैसे हमने देखा था टीपू सुल्तान के बारे में, जब आपके जो 3 जो पावर्स है वो मिल भी गए थे फिर भी से उनको हरा नहीं पा रहे थे। बट ऐसे क्या जो सिचुएशन है जिसके कारण से ब्रिटिश जो है पूरा का पूरा एरिया इंडिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते थे। तो मेन जो यहाँ पर पॉइंट्स, फर्स्ट वो पॉइंट है कि अब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। मेन जो सेंटर में था, यानी इंडिया में कोई एक ऐसा जो पावरफुल जो रूलर्स था, कोई पावरफुल पर्सन ऐसा नहीं था कि वो जो ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो चेक कर सके, क्योंकि जो मुगल के जो जैसे डिक्लाइन हुआ औरंगजेब के बाद ऐसा कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं बचा। और कहीं ना कहीं लेक ऑफ यूनिटी एमंग द इंडियन स्टेट, अलग अलग हमें पता है कि मुगल्स के बाद जो इंडिया है वो डिफरेंट जो सेवरल जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उसमें वो क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। सो जो ये जो डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, छोटे छोटे जो स्टेट्स है, छोटे छोटे जो एम्पायर थे,
वहाँ पर क्या था कि उसमें यूनिटी नहीं थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे और उसी का जो फ़ायदा है वो ब्रिटिश उठाए और एक दूसरे को लड़ा दिए, फिर उसी एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेते थे। सो ये जो था आपका लेक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर। जो इंडियन रूलर थे वो क्या थे, वीक थे। अब वीक किस रूप में थे, क्योंकि उसने जो सब्सिडरी जो अलायंस सिस्टम को चूज कर लिया था, उनके पास खुद का अपना कोई आर्मी नहीं था, कोई खुद का उसका सैनिक नहीं था, वो तो ब्रिटिश जो आर्मी है उस पर डिपेंड हो गए थे, तो ऑलरेडी वो वीक हो ही जाएंगे। साथ ही साथ कई जगह हमने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम देखा कि ब्रिटिश जो है रेवेन्यू उनके पास जा रहा है, रूरल के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है। सो ये सब जो रीजंस थे जिसके कारण से जो वीकनेस था इंडिया रूलर्स का, वो भी एक मेन जो रीज़न था जिसके कारण से वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते थे। देन ब्रिटेन्स सुपेरियर आर्मी एंड नेवी। ब्रिटिश के पास क्या थे, सुपीरियर आर्मी थी, यानी उनका जो आर्मी का जो स्ट्रक्चर था, वहाँ के जो उनके जो सैनिक थे वो क्या थे, बेटर फायर आर्म, यानी वो जो ब्रिटेन ट्रेन किए हुए थे, उनके पास गन थी, तोपें थी, जिसके कारण से इंडियन जो सोल्जर्स है उनके पास तीर धनुष कमान होते थे, वो उससे लड़ने, तलवारों के साथ आप गोली के सामने लड़ने जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी, आप टाइम फीस हो जाएगा आपका, और क्या। सही बात है, आप जो है तलवार लेकर किसी गोली वाले बंदूक के सामने लड़ने जाएंगे तो आप तो मरोगे ही। वही इंडियंस के साथ हुआ, इंडियंस के पास उतने वेल इक्विपमेंट नहीं थे। साथ ही साथ डिसिप्लिन की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा कि जो फॉरेनर्स जितने डिसिप्लिन जो इंडियंस के पास नहीं होते, पहले भी होता था और अभी भी होता है, सभी जगह नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह इंडियन जो है डिसिप्लिन नहीं होते, बट आपको ओकेजनली बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डिसिप्लिन की कमी होती है। सो ये सभी जो डिफरेंट जो क्या थे, फैक्टर्स थे, डिफरेंट जो एक्टिविटीज हुई, डिफरेंट जो स्टडीज प्लान किए गए ब्रिटिश के द्वारा, जिसी के कारण से जो ब्रिटिश है वो इंडिया में इतने ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। और वो एक जो ट्रेडर्स थे, यहाँ पर व्यापार करने आए थे, वो एक जो रूलर्स के रूप में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। रूलर्स जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, इंडिया में किंग के रूप में वो इस्टेब्लिश होते हैं। ये जो है जस्ट आपका इंडिया का जो 100 ईयर्स का रहा, जहाँ पर 1765 से हम 1857 की बीच देखते हैं, फिर अनदर लगभग जो आपके जो 100 ईयर्स यानी 19 ईयर्स आपका 1857 से 1947 के बीच में आप देखोगे तो अनदर जो 100 ईयर्स में मेजर जो इवेंट्स है वो होते हैं। सो अभी फिलहाल जो 19वीं सेंचुरी तक देखा जाए तो ब्रिटिश एक पावरफुल इंडिया में एम्पायर के रूप में डेवलप हुए, पावरफुल रूलर्स के रूप में यहाँ पर जाना जाते हैं। सो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप यू सभी को ये होगा कि इसके माध्यम से आप अपना जो एक्सरसाइज वर्क है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ बाद में आपके लिए मैं एक्सरसाइज का वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा, तो इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहे। साथ ही साथ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। सो ओके, थैंक यू।